तो सर आज का पहला सवाल मैं हाउसिंग स्कीम पे ही आपने बताया था, उसी के रिलेटेड करना चाहूँगा कि हाउसिंग स्कीम्स जो होती हैं वो कितने किस्म की होती हैं, मतलब हाउसिंग स्कीम कितने किस्म की होती है हमारी। सर थोड़ा इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा आप बता दें। बेसिकली हाउसिंग सोसाइटीज़ दो किस्म की होती हैं। इसके अंदर एक हमारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है और एक प्राइवेट या बिल्डर भी उसको कहते हैं, बिल्डर हाउसिंग सोसाइटी। अगर हम कोऑपरेटिव को देखें तो कोऑपरेटिव बेसिकली एक कम्युनिटी जो है ना, जिसमें कम से कम 250-300 बंदा मिल के अपने बलबूते पे एक सोसाइटी बना रहा होता है और वो कम्युनिटी सोसाइटी बनाती है, उसमें आबाद होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बिल्डर्स ने इसका प्रोसीजर चेंज कर दिया है। एक ओनर बन जाता है, वो सोसाइटी लॉन्च करता है कोऑपरेटिव और बुकिंग्स हो रही होती हैं। हालांकि बुकिंग का तो इसमें कंसेप्ट ही नहीं होता कोऑपरेटिव में। एक कम्युनिटी ने स्पेसिफिकली मिल के बनानी है। जैसे अभी कराची के अंदर मेमन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, या कोई जोखियो कम्युनिटी मिल जाए, पलारी मिल जाए, आपस में मिल के वो एक सोसाइटी बनाते हैं जिसको कोऑपरेटिव कहा जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा बिल्डर माफिया ने इसको चेंज किया हुआ है। कोई एक बंदा उठता है, सोसाइटी बना देता है किसी भी नाम से कोऑपरेटिव, फिर बुकिंग शुरू होती हैं, बुकिंग्स हो रही होती हैं, सारे मामलात हो रहे होते हैं, तो ये हो जाती है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का ना कभी भी कोई एक ओनर नहीं होता। इसमें हर 2 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और पूरी जनरल बॉडी, जिसमें प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है, इसके अलावा फाइनेंस सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, मेंबर्स होते हैं, ट्रेजरर होता है, ये पूरी एक जनरल बॉडी मिली होती है। 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और जो इलेक्शन जीतता है पूरी जनरल बॉडी चेंज हो जाती है, नए लोग आके बैठ जाते हैं और इस तरह एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिस्टम चलता रहता है। लेकिन बिल्डर सोसाइटी तो वो सिंगल वन ओनर होता है उसका, या 1-2 पार्टनर उसके होते हैं, मिल के वो एक सोसाइटी डेवलप करते हैं और चला रहे होते हैं उसको। अब इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, नफ़ा और नुकसानात, ये ज़रा डिस्कस करने ज़रूरी है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के रेट्स कम होते हैं, जो सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा है। रेट बड़े मुनासिब होते हैं इसमें। और अब इसका दूसरा जो है, थोड़ा लीगली मजबूत होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि इंस्टेड ऑफ दैट बिल्डर सोसाइटी लीगली इतनी मजबूत नहीं होती। किसी वक्त बिल्डर डिफ़ॉल्ट कर जाता है, दिवालिया हो जाता है, लेकिन कोऑपरेटिव में ऐसा नहीं होता। अगर किसी स्टेज पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कहीं पे थोड़ी लूज़ भी हो जाती है तो गवर्नमेंट का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है जिसको हैंड ओवर कर लेता है, टेक ऑफ कर लेता है, उसके मामलात इंतज़ामात सीधे कर लेता है। अच्छा, अब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में नुकसान क्या है? नुकसान इसका सबसे बड़ा ये है कि इसकी डेवलपमेंट बहुत लेट जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा डेवलपमेंट लेट भी नहीं जाती। अगर तो एक कम्युनिटी खुद मिल के एक सोसाइटी बना रही है तो उसकी डेवलपमेंट नहीं लेट जाती। लेकिन अगर वो अख्तियारात किसी थर्ड पार्टी के हाथ में दिए हुए हैं, कोई बिल्डर माफिया है, उसने वो लॉन्च की हुई है, तो वो डेवलपमेंट लेट कर देता है। 25-25 साल कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम की डेवलपमेंट लेट चली जाती है। बिकॉज अगर मैं जनरल बॉडी की बात करूं तो जनरल बॉडी भी वो पक्की एक काबिज होकर बैठी होती है। भले इलेक्शन हो जाए, जीतना उन्होंने ही है, उनका एक होल्ड बना होता है और वो बस सिस्टम चला रहे होते हैं। अच्छा, अब हम अगर बिल्डर हाउसिंग सोसाइटी पे जाएं तो बिल्डर हाउसिंग सोसाइटी का जो है वो, या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का फ़ायदा ये है कि इसकी डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है। अगर एक प्रोजेक्ट 5 साल का और अच्छा बिल्डर है तो वो 5 साल से पहले भी डेवलप कर के दे देता है। जैसे GFS की डेवलपमेंट ज़रा तेज़ है बाकियों की निस्बत, या बैरियर टाउन बड़ी जल्दी डेवलपमेंट इसकी हुई थी। और अगर कोई नॉर्मल बिल्डर भी है तो वो अगर 5 साल का प्रोजेक्ट है तो 7 साल में, 8 साल में डेवलप करके आपको दे देता है, डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अब बिल्डर सोसाइटी का नुकसान ये है कि किसी वक्त भी बिल्डर डिफ़ॉल्ट कर सकता है, दिवालिया निकल सकता है, बिल्डर भाग सकता है। ये थोड़े से नुकसानात हैं। और दूसरा, फिर बिल्डर सोसाइटी के रेट हमेशा ज़्यादा होते हैं, हाई रेट होते हैं। तो ये 2 किस्में थी, ये इनमें नफ़ा और नुकसानात थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया।